हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81, अच्छा इसके पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये है 2018 का दिसंबर वाला पेपर। कौन सा पेपर है? 2018 का दिसंबर वाला पेपर है। ठीक है, तो दिसंबर के पेपर 2 को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने 80 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए। आई मीन 51 से लेके 80 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। पहले के जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो पेपर 1 के होते हैं, आप सबको पता ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे क्या पूछ रहा है? टू कन्विक्ट टेड बंडी विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस वाज यूज्ड। तो ये एक केस स्टडी पे है। केस स्टडी पे, अगर इस केस स्टडी का आपको पता होगा, हमने क्लासेस में पढ़ा भी है कि आपने अगर ये केस स्टडी पढ़ी होगी, इस पर्सन का नाम अगर आपने पढ़ा होगा टेड बंडी, तो आपको पता होगा कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो बहुत ही फेमस केस स्टडी है। एक सीरियल किलर था जिसका नाम था टेड बंडी, और एक एविडेंस की वजह से वो कन्विक्ट हो गया था। इसीलिए यहाँ पे लिखा है टू कन्विक्ट। क्या हुआ था? टू कन्विक्ट टेड बंडी विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस वाज यूज्ड। तो कौन सा एविडेंस ऐसा था जो यूज हुआ था, जो टेड बंडी के कन्विक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा ऐसा एविडेंस है? तो ये आपने बताना है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है शू प्रिंट, बाइट मार्क, डीएनए और टायर इम्प्रेशन। तो जिनको भी ये केस स्टडी पता है उनको ये पता है कि बाइट मार्क्स की वजह से उसको कन्विक्शन हुई थी। जो टेड बंडी पर्सन था उसको कन्विक्शन हुई थी बाइट मार्क्स के लिए, बाइट मार्क्स की वजह से। तो बहुत सारे सीरियल किलिंग्स उसने करे थे, और एक ऐसी विक्टिम थी जिसके जिसके बॉडी पे बाइट मार्क थे, और वो बाइट मार्क टेड बंडी थे, और वो बाइट मार्क की वजह से ही कन्विक्ट हुआ था। तो कौन से एविडेंस ने उसको कन्विक्ट कराया था? उसने टेड बंडी को, बाइट मार्क ने टेड बंडी को कन्विक्ट कराया था। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल, बाइट मार्क जो एविडेंस है वो रिस्पॉन्सिबल है टेड बंडी के कन्विक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ये भी बहुत इजी और बहुत स्ट्रेट सीधा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 82 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डाटाबेस। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है कंप्यूटर डाटाबेस की। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस इज क्रिएटेड टू हेल्प फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो कौन सा ऐसा कंप्यूटर डाटाबेस है is created by computer forensic anthropologist? किन्होंने ये database क्रिएट किया है? forensic anthropologist ने किया है, in determination of various traits of personal identification। तो forensic anthropology के साथ पे personal identification के लिए कौन सा ऐसा computer database बना हुआ है, ये आपने बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका IBIS, सेकेंड ऑप्शन है AFIS, थर्ड ऑप्शन है आपका FORDISC, नेक्स्ट ऑप्शन है DORDISC। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास। इनमें से एक ऐसा कंप्यूटर डाटाबेस है। ये सारे के सारे कंप्यूटर डाटाबेस ही हैं, जो IBIS है, AFIS है, फॉर डिस्क है और डॉर डिस्क है। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर डाटाबेस ही हैं। इनमें से एक ऐसा डाटाबेस है जो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बनाया है, डिफरेंट ट्रेड्स को इंक्लूड किया है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो वो कौन सा है? तो आपने ये पता ही है कि जो AIFS है, ये AIFS किससे रिलेटेड है? फिंगरप्रिंट से। किससे रिलेटेड है? ये फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है, तो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में नहीं आएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? A स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन। ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये है ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। जो फॉर डिस्क है, ये भी एक डाटाबेस है, जो कि किसके वजह से क्रिएटेड था? ये क्रिएटेड है आपका एंथ्रोपोलॉजी से। ठीक है, ये एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। यही है वो डाटाबेस जिसकी ये क्वेश्चन बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका फॉर डिस्क। क्या है करेक्ट आंसर? आपका फॉर डिस्क है। ये जो फॉर डिस्क है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर डाटाबेस है, और ये क्रिएट किसने किया था? कभी नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये फॉर डिस्क किसने क्रिएट किया था। तो ये क्रिएट किया था स्टीफन ने। स्टीफन और रिचर्ड जैड्स थे, जो दो साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट या फिर आप कह लो दो पर्सन थे जिन्होंने ये डाटाबेस क्रिएट किया था। फोरेंसिक में यहाँ पे नाम लिख देती हूँ जिन्होंने क्रिएट किया था। इट्स स्टीफन
हाउसले एंड दूसरे थे रिचर्ड जैन्स, ऐसे ही कुछ नाम है। तो ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डाटाबेस क्रिएट किया था, ठीक है, ये डाटाबेस क्रिएट किया था। और ये जो ऊपर पे लिखा हुआ है ये IPIS, ये है बैलिस्टिक से रिलेटेड, ये है आपका, ये है आपका बैलिस्टिक्स से रिलेटेड। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक्स, सॉरी ये एल है, बैलिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, ये है इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन जो है फोर्टिस, जो कि कंप्यूटर डाटाबेस है, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इन्हें बनाया था और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम स्केलेटनाइज्ड ह्यूमन रिमेन्स, किससे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करना है आपने? आपने करना है स्केलेटनाइज्ड ह्यूमन रिमेन्स से पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोटेंशियल यूज, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पोटेंशियली हम यूज नहीं करते, जिसका ज्यादा पोटेंशियल नहीं है आपके स्केलेटनाइज्ड ह्यूमन रिमेन्स में? तो फर्स्ट हो गया आपका सर्जिकल इम्प्लांट्स, डेंटल एनोमैलीज, टैटूज एंड बोन डिसऑर्डर। तो हम बात कर रहे हैं स्केलेटन की, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्केलेटन की और स्केलेटनाइज्ड रिमेन्स की, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल यूज जिसका नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे टैटू सबसे ज्यादा सिली ऑप्शन है, और आई मीन ऑप्शन देख के चाहे आपका क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, ऑप्शन एक बार ही देखा करो। तो ऑप्शन में है टैटूज। तो टैटूज कहाँ पे होते हैं? स्किन में होते हैं। ये स्केलेटनाइज्ड ह्यूमन रिमेन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखता है, ठीक है। टैटूज का कोई लेना देना ही नहीं है स्केलेटनाइज्ड ह्यूमन रिमेन से। कोई ह्यूमन रिमेन है जो कि हड्डियों का ढांचा आपको बात कर रहे हैं, तो टैटू का कोई भी लेना देना नहीं है। टैटू कहाँ पे होता है? स्किन पे होता है, ठीक है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन आप टैटू से कर सकते हो, नो डाउट, बट हम यहाँ पे स्केलेटन इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में स्केलेटनाइज चीजों से टैटू रेलेवेंट नहीं है, टैटू कहीं भी नहीं आता। बोन डिसऑर्डर जरूरी है, डेंटल एनोमैलीज, क्योंकि जो हमारा डेंटिशन होता है या जो टीथ होते हैं हमारे, वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। तो आपको कई कई सालों तक भी डेंटल रिमेन्स मिलेंगे, और डेंटल एनोमैलीज से आप पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो। सेम विद सर्जिकल इम्प्लांट, अगर कोई सर्जिकल इम्प्लांट है, अगर कहीं पे कोई हड्डी हड्डी की जगह पर रॉड लग गई, आपने कभी सुना होगा कि आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई रिलेटिव, कोई घर में कोई प्रॉब्लम हुई हो या एक्सीडेंट हुए, तो ऐसा कहते हैं ना कि अरे इस जगह पे तो हाथ में एक्सीडेंट हो गया था, तो हाथ की हड्डी की जगह पे रॉड लगा दिए हैं। तो ये जो सर्जिकल इम्प्लांट्स होते हैं ये भी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। जो यूज नहीं होता है वो है टैटू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन क्वेश्चन है आपका। कौन सा क्वेश्चन है? असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है? ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ एज इन सब अडल्ट, ठीक है। तो ऑसिफिकेशन क्या होता है? ऑसिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। इट्स अ प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। तो ऑसिफिकेशन क्या है? ऑसिफिकेशन बोन फॉर्मेशन की एक प्रोसेस है जिससे आप एज एस्टिमेट कर सकते हो। असर्शन क्या कह रहा है? ऑसिफिकेशन की वजह से, मतलब बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस से आप एज एस्टिमेट कर सकते हो सब अडल्ट्स में। किन में? सब अडल्ट्स में, ठीक है। एपिफाइजल यूनियन एज मोस्ट ऑफ द बोन्स आर कंप्लीट बाय एज ऑफ 18। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो एपिफाइजल यूनियंस है, जो एपिफाइजल यूनियंस है, मींस एपिफाइजल दो एरिया होता है। एपिफाइजल जो यूनियंस होते हैं उनका जो कंप्लीशन होता है, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो 18 साल की उम्र तक कंप्लीट हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। ये सेकंड जो रीजन है वो भी बिल्कुल सही है। जो असर्शन है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बोन्स जैसे जैसे बनती है उस हिसाब से आप एज एस्टिमेशन कर सकते हो। किनमें? अडल्ट्स में। तो बोन का फॉर्मेशन कब से शुरू हो जाता है? जब कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है तब से बोन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और इसी वजह से आप कर सकते हो एज का एस्टिमेशन बिकॉज ऑफ ऑसिफिकेशन। और जो एपिफाइजल यूनियंस होते हैं, जो जितने भी एपिफाइजल यूनियंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, उनमें प्रोसेस सारी की सारी कंप्लीट हो जाती है 18 साल तक।
हम ऐसा कहते हैं मतलब बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ एडोलेसेंट तक ये प्रोसेस चलती है और उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे 18 इयर्स की बात हो रही है। 18 इयर्स के पहले वो पर्सन एडोलेसेंट होता है, 18 इयर्स के बाद अडल्ट हो जाता है, या 18 साल तक अडल्ट या सब अडल्ट कह सकते हो। 18 साल ही एक वो पॉइंट है जिसके बाद हम किसी भी पर्सन को अडल्ट कहते हैं, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। एक्सक्यूज मी। तो आपने देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों को करेक्ट बताया गया है। ये बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों के दोनों ऑप्शन ही आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। क्या है? बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों ऑप्शन आपके एकदम से करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे पूछ रहा है which of the following indicates the skeleton remains recovered are contemporary। तो इनमें से जो भी skeleton remains है वो contemporary कौन सा है? ठीक है, कंटेम्प्रेरी स्केलेटन रिमेन्स का इंडिकेशन क्या है? तो सबसे पहला क्या है, फिर से एक बार क्वेश्चन में पढ़ती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंडिकेट करता है दैट स्केलेटन रिमेन्स रिकवर्ड आर कंटेम्पररी। जो स्केलेटन रिमेन्स है वो कंटेम्पररी है, ठीक है। ग्रेनी पिटेड टेक्सचर, स्मूथ बोन सरफेस, फिक्स्ड बरियल पोजीशन, या ब्राउन कलर ऑफ स्केलेटन। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको ये बताता है कि जो स्केलेटन रिमेन्स आपने मिले हुए हैं वो कंटेम्पररी है, ठीक है। तो जो आपका ये इनमें से जो भी एक ऑप्शन है वो सही है। और आपको इसका सबसे ज़्यादा इजी और आपका करेक्ट ऑप्शन है स्मूथ बोन सरफेस, ठीक है। स्मूथ बोन सरफेस ही इंडिकेट करता है आपका कंटेम्प्ररी कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो स्मूथ बोन सरफेस अगर है, आपने जो बोन रिकवर किए हैं अगर उनका सरफेस स्मूथ है, ठीक है, अगर उसका सरफेस स्मूथ है तब आप ये समझ जाओगे कि वो बोन का कौन से टाइम का है, कंटेम्प्रेरी एरिया आई मीन कंटेम्प्रेरी टाइमलाइन का है, ठीक है। और अगर उसका जो आपका बोन्स है वो अगर स्मूथ नहीं है, इट मीन्स वो नॉन कंटेम्प्रेरी स्केलेटन रिमेन है, ठीक है। क्या है? नॉन कंटेम्प्रेरी स्केलेटन रिमेन है, ओके या। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा और कौन नॉन कंटेम्प्रेरी स्केलेटन रिमेन के कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बताऊं, अगर मैं बात करूं नॉन कंटेम्प्रेरी, अगर मैं बात करूं नॉन कंटेम्प्रेरी स्केलेटन रिमेन के, तो उसका उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगा आपका ब्राउन कलर्ड बोन, ब्राउन कलर्ड बोन, बोन का कलर ब्राउन सा हो जाएगा, या फिर ग्रेनी और पिटेड टेक्सचर। ग्रेनी और पिटेड टेक्सचर, ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? जो इंसाइजर्स हैं वो फिल्ड होंगे, मीन्स उसमें फिलिंग्स आपको देखने को मिलेगी अगर वो नॉन कंटेम्प्रेरी है तो, ठीक है। और कंटेम्प्रेरी टेक्सचर, कंटेम्प्रेरी अगर कंटेम्प्रेरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अगर कंटेम्प्रेरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आपका स्मूथ सरफेस, ये आपका स्मूथ बोन सरफेस इंडिकेट करता है कि कंटेम्प्रेरी बोन है। इसके अलावा आपका येलोविश वाइट कलर, येलोविश वाइट कलर, तो आपका येलोविश वाइट कलर इंडिकेट करता है कि वो जो बोन है वो कंटेम्प्रेरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 पूछ रहा है बर्टेलॉन डेवलप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। इतना स्ट्रेट सीधा क्वेश्चन है, क्या है ये? इसका आंसर है आपका सीधा सीधा फर्स्ट आंसर है एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री ही आपको बर्टेलॉन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी आप इसे कहते हो, और ये कब 1880s
1880s 85 टू 1888 का टाइमलाइन रख लो। ये टाइमलाइन है जब उन्होंने ये एंथ्रोपोमेट्री शुरू करी थी, जिसे आप कहते हो, इसका दूसरा नाम और क्या है, पोर्ट्रेट पार्ले और स्पीकिंग पिक्चर्स। ठीक है, ये आपका अदर नेम से पोर्ट्रेट पार्ले भी कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री सिस्टम को, या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए जो बर्टेलॉन ने सिस्टम डेवलप किया था उसे आप पोर्ट्रेट पार्ले भी कहते हो या स्पीकिंग पिक्चर कहते हो, क्योंकि वो जो पिक्चर का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की चीजें करी थी उन्होंने, वो कुछ इंफॉर्मेशन कहती थी इस वजह से, और इनको होल सोल आप एंथ्रोपोमेट्री भी कहते हो। बहुत ज्यादा स्ट्रेट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 आपसे पूछ रहा है, which of the following skeleton remains are considered the best for stature estimation। अगर आपको किसी भी स्ट्रेचर एस्टिमेशन करना है मीन्स आपको हाइट पता करनी है स्केलेटन रिमेन से, तो हड्डी का कौन सा ऐसा आप पार्ट यूज करोगे जिससे कि स्ट्रेचर का पता चले। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पेल्विस, दूसरा है लॉन्ग बोन्स, तीसरा है क्रेनियम, चौथा है क्लाविकल। तो सीधी सीधी बात है, जो लॉन्ग बोन्स है लाइक ह्यूमरस, फीमर, ये सारी की सारी स्ट्रेचर एस्टिमेशन के लिए यूज करी जाती है। तो कौन सा स्ट्रेचर रिमेन कंसीडर होता है बेस्ट फॉर स्ट्रेचर एस्टिमेशन, वो है लॉन्ग बोन। पेल्विस से आप क्या एस्टिमेट कर सकते हो, पेल्विस से आप सेक्स का एस्टिमेशन करते हो, ठीक है। क्रेनियम से आप क्या सेक्स एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है, क्रेनियम से भी आप एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है, कि वो पर्सन मेल था या फीमेल था। तो क्रेनियम पेल्विस आपके सेक्स आइडेंटिफिकेशन में आ जाएंगे, लॉन्ग बोन्स आपका स्ट्रेचर एस्टिमेशन आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा। क्लेविकल भी आप यूज कर सकते हो आपका सेक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और क्लेविकल उतना रेलेवेंट नहीं है किसी भी आई मीन एज और सेक्स और स्टेचर एस्टिमेशन के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ ठीक है, एज का एस्टिमेशन आप कर सकते हो क्लेविकल के थ्रू बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड ऑल दैट, बट क्लेविकल इज नॉट दैट रेलेवेंट फॉर स्टेचर एस्टिमेशन और सेक्स एस्टिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। Which of the following is the correct age by which all the milk teeth are erupted in humans? तो कौन सा ऐसा करेक्ट एज का टाइमिंग है जिसमें सारे के सारे मिल्क टीथ या सारे के सारे जो दूध के दांत होते हैं वो उग जाते हैं, इरप्ट हो जाते हैं। कब तक आ जाते हैं सारे के सारे दूध के दांत? तो 20 मंथ्स में आ जाते हैं, 36 मंथ में आ जाते हैं, 24 मंथ्स में आ जाते हैं, या 30 मंथ्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे रेलेवेंट आंसर है 30 मंथ्स, ठीक है। 30 मंथ्स तक सारे के सारे मिल्क टीथ इरप्ट हो जाते हैं, सारे के सारे मिल्क टीथ क्या हो जाते हैं, इरप्ट हो जाते हैं। तो 30th मंथ होता है वो वाला मंथ जिसमें सारे के सारे मिल्क टीथ इरप्ट हो जाते हैं, मीन्स उग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेन जॉर्नी who gave the formula to calculate the maximum range of shotgun pallet commonly known as Journey's formula belong to which of the following, which of the undermentioned countries? तो ये जो नाम हमने अभी जो पढ़ा, जेन जॉर्नी, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने दिया था फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला दिया था? कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम रेंज शॉटगन पैलेट का। तो यहाँ पे लिख लो कभी, ये क्वेश्चन ही आपका, ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आ गया, लाइक शॉटगन पैलेट का मैक्सिमम रेंज आप किस फॉर्मूला से लेते हो? जॉर्नीज फॉर्मूला। और ये जो जॉर्नीज फॉर्मूला है वो किस कंट्री को बिलोंग करता है? इंग्लैंड, इटली, फ्रांस और यूएसए। तो ये बिलोंग करता है आपके फ्रांस को, ठीक है, ये बिलोंग करता है आपके फ्रांस को। और ये जो फॉर्मूला है वो आपके मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट, शॉटगन पैलेट का मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये बिलोंग करता है आपकी कंट्री फ्रांस को, क्योंकि ये एक फ्रेंच ऑफिसर थे, ये जो बंदा था ये था फ्रेंच ऑफिसर। Next question, question number 90. The main purpose of cartridge case is, cartridge case का किसकी बात हो रही है?
किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आपकी कार्ट्रिज केस की। किसकी बात हो रही है? कार्ट्रिज केस की। तो ये जो कार्ट्रिज केस है, क्या कार्ट्रिज का केस, वो शेल का मेन पर्पस क्या होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है, ये आपने बताना है। तो कुछ कोड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट कोड क्या है? एक्सपैंड एंड सील द चेम्बर ड्यूरिंग फायर, ठीक है, ये भी करेक्ट है। easily adapted to be used by any firearm, ठीक है। holding the components together, correct। could easily be reused, तो reuse तो होता ही नहीं है। जो शेल आपकी एक बारी यूज हो गई तो ये क्या होता है? ये आपका कार्ट्रिज हो गया, ये आपका क्या है? कार्ट्रिज केस है। अब इसके ऊपर बुलेट रहती है भाई, ये आपकी बुलेट है। तो दिस इज योर बुलेट, दिस इज योर कार्ट्रिज केस, ये आपकी कार्ट्रिज केस है, ये आपकी बुलेट है। तो कार्ट्रिज केस का पर्पस क्या है? एक्सपैंड एंड सील द चेम्बर ड्यूरिंग फायर, बिल्कुल आपका जो सील है, आपका जो चेम्बर है उसको सील करने के लिए यूज होता है, एक्सपैंड करने के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इजीली अडेप्टेड टू बी यूज्ड बाय एनी फायर आर्म, ऐसा कुछ नहीं है कि इजीली अडेप्टेड है, ये अलग अलग गन्स में अलग अलग होते हैं, कार्ट्रिज केसेस भी अलग अलग बुलेट्स होते हैं। तो कार्ट्रिज केस, बट बुलेट्स अलग अलग होते हैं, कार्ट्रिज केस तो सेम होता है। ऐसी शेल होती है जिसमें सारा मेन चार्ज और प्राइमरी चार्ज भरा हुआ होता है, और इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है एक्सपैंड होना। जैसे ही यहाँ पे फायरिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ये चेम्बर को फिल कर देगा, ठीक है। ये क्या कर देगा? ये आपके चेम्बर को फिल कर देगा और आपके गैसेस को एक्सपैंड करता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कोई इजीली अडैप्शन का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। और होल्डिंग द कंपोनेंट्स टुगेदर, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो प्राइमरी चार्ज और मेन चार्ज है उनको साथ में पकड़ के रखने का काम करता है। एक्सक्यूज मी। यस, तो इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट है। तो वो ऑप्शन देखो जिसमें वन और थर्ड आर करेक्ट लिखा हुआ होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 आपसे पूछ रहा है which of the under mentioned term truly represent the space between primer cup and primer pocket। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्राइमर कप और प्राइमर पॉकेट की बात हो रही है। तो कौन सा ऐसा टर्म है जो कि रिप्रेजेंट करता है, अरे, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके स्पेस को, किसके बिटवीन? प्राइमर कप एंड प्राइमर पॉकेट। तो प्राइमर कप और प्राइमर पॉकेट के पास क्या होता है? एनालिस। ये आपका प्राइमर कप और प्राइमर पॉकेट के बीच का स्पेस होता है। ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिंग लाइक स्पेस होता है जो कि प्राइमर और प्राइमर पॉकेट के बीच में रहता है। या प्राइमर पॉकेट को आप बैटरी कप भी कहते हो। ये जो बैटरी कप है ना, दैट इज इक्वल टू प्राइमर पॉकेट, बैटरी कप, ठीक है। प्राइमर पॉकेट इज इक्वल टू बैटरी कप, सेम चीज है। इन दोनों के बीच में, प्राइमर कप और बैटरी कप के बीच में जो जगह होती है उसे आप कहते हैं एनालिस, ठीक है। फ्लैश होल और हेड स्पेस का तो कोई सीन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 पूछ रहा है, आपको अरेंज करने को कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस ऑफ डिस्चार्ज इन फायर आर्म। फायर आर्म डिस्चार्ज के टाइम पे इनका जो अपीयरेंस है उसको करेक्ट करेक्ट ऑर्डर में आपने क्या करना है? आपने अरेंज करना है। फर्स्ट हो गया बुलेट, अनबर्न्ड एंड पार्शियली बर्न्ड प्रोपेलेंट पार्टिकल, स्कॉचिंग और ब्लैकनिंग। तो सबसे लास्ट में आ जाएगी आपकी, सबसे लास्ट में आपकी आ जाएगी स्ट्रॉचिंग, क्योंकि ये लास्ट में होती है। उसके बाद ब्लैकनिंग, आई मीन उसके बाद फिर आ जाएगी आपकी, उसके बाद आ जाएगी आपकी बुलेट, ठीक है। बुलेट जो सबसे, आई मीन इधर से शुरू करते हैं, ठीक है, पीछे से शुरू नहीं करते, आगे से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका अनबर्न्ड और पार्शियली बर्न्ड और अनबर्न्ड प्रोपेलेंट पार्टिकल आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सेकेंड लिख देती हूँ, ठीक है, सेकेंड। उसके बाद आएगा, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं फायर आर्म डिस्चार्ज के। इसके बाद आपका आ जाएगा ब्लैकनिंग, इसके बाद आपका ब्लैकनिंग, ब्लैकनिंग के बाद आपकी आएगी बुलेट, बुलेट के बाद आपका आएगा
स्क्रॉचिंग। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर है। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑर्डर आपने देख लेना है 2413 2 से कौन शुरू हो रहा है, ठीक है 2413, दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपने मैच करना है, क्या करना है आपने मैच करना है। दो लिस्ट है आपके पास, इसमें आर्सेनल, काइबल, फायर बॉल और निबिन, ये सारे के सारे एक सिस्टम्स हैं आप कह सकते हो, जो कि अलग अलग कंट्री ने बैलिस्टिक्स के अंदर ही, ठीक है यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैच द फॉलोइंग बैलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये क्या है, ये है बैलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्री, जिनके रिस्पेक्टिव कंट्री में आपने सही सही चूज करना है कि ये आपके बैलिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, ये सारे के सारे बैलिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है और कौन सी कंट्री के को ये बिलोंग करते हैं ये आपने बताना है। तो आर्सेनल जो है वो बिलोंग करता है आपके रशिया को, आर्सेनल आपके रशिया को बिलोंग करता है। इसके बाद आपका है काइबल, काइबल आपके फ्रांस को बिलोंग करता है। जो फायर बॉल है, जो फायर बॉल है आपके ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करता है। एंड देन जो निबिन है वो आपके यूएसए को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट मैचिंग है बैलिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का उनकी कंट्री के साथ। तो जो आर्सेनल है ये आपका रशिया का है, जो साइबल है आपका फ्रांस का है, जो फायर बॉल है वो है ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करता है और जो निबिन है वो यूएसए को बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें से कोड्स आप सेलेक्ट कर लेना देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, ये भी बैलिस्टिक्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन प्रोपेलेंट्स ऑफ अ शॉटगन कार्ट्रिज स्टिक टुगेदर एंड ट्रैवल फॉर अ लार्ज डिस्टेंस एज अ सिंगल मास द फिनोमेना इज नोन एज, क्या क्या होता है ये, जो प्रोपेलेंट्स हैं आई मीन जो पैलेट्स हैं, शॉटगन में पैलेट्स यूज होते हैं, वो शॉटगन में जो छोटे छोटे पैलेट्स हैं वो सारे के सारे मतलब चिपक के ट्रैवल करते हैं थोड़े दूर तक के लिए एज अ सिंगल मास। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, बहुत बहुत इजी है इसका आंसर, ये कहलाता है आपका बैलिंग ऑफ शॉट्स। ये क्या कहलाता है आपका बैलिंग ऑफ शॉट्स, जब आपके शॉट गन के जो पैलेट्स हैं वो एक दूसरे से चिपक के थोड़ी दूर तक एक सिंगल मास की तरह ट्रैवल करते हैं तो वो बैलिंग ऑफ शॉट्स कहलाता है। और बैलिंग ऑफ शॉट्स का ये एक दूसरा नाम भी है जो है वेल्डिंग ऑफ शॉट्स, क्या कहलाता है, इज इक्वल्स टू वेल्डिंग ऑफ शॉट्स। ठीक है, वेल्डिंग ऑफ शॉट्स भी कहते हैं बैलिंग ऑफ शॉट्स को, तो ये फिनोमेना थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्वेश्चन, द टर्म एसोसिएटेड विथ इग्निशन ऑफ प्राइमिंग कंपाउंड, कौन सा टर्म की बात हो रही है यहाँ पे, टर्म किससे एसोसिएटेड हो, इग्निशन ऑफ priming compound, ignition of priming compound of cartridge due to overheating, ओवरहीटिंग की वजह से जो इग्निशन हो जाता है प्राइमिंग कंपाउंड का उसे आप क्या कहते हो। अगेन इजी क्वेश्चन है ये, अगर किसकी वजह से, ओवरहीटिंग की वजह से, बिकॉज ऑफ हीट, अगर आपका जो बुलेट है वो ऑलरेडी इग्नाइट हो गया बिकॉज ऑफ ओवरहीट, तो फ्रिक्शन और ओवरहीट ऐसे फिनोमेना होता है क्योंकि हम उसमें प्राइमरी एक्सप्लोजिव मिलाते हैं और प्राइमरी एक्सप्लोजिव्स यूज करते हैं अपने बुलेट्स में, अपने कार्ट्रिज में, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं फ्रिक्शन और हीट से। तो हीट की वजह से अगर आपका जो प्राइमिंग कंपाउंड है वो इग्नाइट हो जाता है या जल जाता है तो वो टर्म क्या कहलाता है, सेंटर फायर कार्ट्रिज कहलाता है, रिम फायर कार्ट्रिज कहलाता है, कुक ऑफ कार्ट्रिज कहलाता है या प्रूफ कार्ट्रिज कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका कुक ऑफ कार्ट्रिज, क्या कहलाता है, कुक ऑफ कार्ट्रिज, क्योंकि उसकी हीट की वजह से कुकिंग हो गई है, क्या उसकी कुकिंग हो गई है। और ये ओवर हीटिंग जनरली जब 350 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अगर टेम्परेचर हो जाता है तो ये इग्नाइट हो जाता है। ठीक है, और ये जो प्रूफ कार्ट्रिज है, प्रूफ कार्ट्रिज कौन सा टर्म होता है, जब आप किसी गन को आप उसका किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के लिए एग्जामिन करते हो, जैसे कि आपने क्या करी, एक शॉट फायर किया जस्ट टू एग्जामिन फ्यू थिंग्स, जैसे कि अगर आपको कार्ट्रिज का इसका एग्जामिन करना है तो आपने एक गोली चलाई अपने रेफरेंस के लिए, तो वो प्रूफ कार्ट्रिज कहलाता है।
ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रूफ कार्ट्रिज। आपने किसी को मारने के लिए नहीं चलाई, आपने अपने सेल्फ डिफेंस में नहीं चलाई, आपने एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, या तो वो उस फायरआर्म का एग्जामिनेशन हो सकता है या फिर उस फायरिंग की वजह से आपको कोई एग्जामिनेशन करनी है, तब वो कहलाता है प्रूफ कार्ट्रिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड 246 trimiflorescent syndate which is used as a priming compound is also known as। तो प्राइमिंग कंपाउंड है ये और इसका केमिकल नाम है ये लेड 246 ट्राइमाइफलोरेसेंट सिंडेट। ये एक प्राइमिंग कंपाउंड है, मींस आपका प्राइमरी एक्सप्लोसिव होगा। तो ये कौन है, ये लेडेजाइड है, ये पायरोडेक्स है, लेड रोइजोंडेट है और लेड स्प्लेट है। तो यहाँ पे लेड यूज हुई है, तो या तो लेड एजाइड हो सकता है या लेड, थर्ड ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन, क्योंकि लेड इसमें एडेड है। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर है वो है आपका लेड स्टिफनेट। क्या है, लेड स्टिफनेट। लेड स्टिफनेट का ये क्या है, केमिकल नेम है, लेड 246 एंड ब्ला 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 जो भी है वो आपके लेड स्टिफनेट का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, इन प्राइमा कॉर्ड द कोर इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो प्राइमा कॉर्ड होती है, प्राइमा कॉर्ड क्या है, एक डिटोनेटिंग कॉर्ड है। प्राइमा कॉर्ड क्या है, डिटोनेटिंग कॉर्ड है, जिसके कोर में कौन सा आपको एक्सप्लोजिव देखने को मिलता है या कौन सा एक्सप्लोजिव यूज होता है। PENT होता है, RDX होता है, TNT होता है और नाइट्रोग्लिसरीन जिसे हम कहते हैं NG होता है। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो प्राइमा कॉर्ड में जो कोर होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, वो आपकी PENT से मिलके बना हुआ होता है। PENT इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जो PENT होता है वही आपके एक्सप्लोजिव आपके प्राइमा कॉर्ड के कोर में रहता है और इसकी डेटोनेटिंग वेलोसिटी क्या होती है, PENT की 7000 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी डेटोनेटिंग वेलोसिटी होती है। Which of the following explosive is not be detected by ion mobility spectrum। यहाँ पे क्या है, which is not be detected, use नहीं हो पाता किससे, ion mobility spectrophotometer। अगर आप यूज कर रहे हो ion mobility spectrophotometer तो उसमें आप डिटेक्ट नहीं कर सकते इसमें से किसी एक गिवन एक्सप्लोजिव मटेरियल को। कौन सा ऐसा एक्सप्लोजिव है जो कि डिटेक्टेबल नहीं है आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमीटर में। आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमीटर क्या डिटेक्ट करती है, आपकी आयंस को डिटेक्ट करता है, आपके एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करता है, आपके PENT को भी डिटेक्ट करता है, RDX को भी डिटेक्ट करता है, HMX को भी डिटेक्ट करता है। पर जो टेररिस्ट एक्सप्लोजिव होता है जिसे आप कहते हो ट्राई एसीटोन ट्राई परऑक्सीडेज, TATP, इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्राई एसीटोन ट्राई परऑक्साइड इसका नाम है। ठीक है, ट्राई एसीटोन ट्राई परऑक्साइड। तो ये जो TATP है वो डिटेक्ट नहीं होता आपके आयन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, बट PNT होता है, RDX होता है और HMX होता है। तो ये सारे के सारे डिटेक्टेबल हैं, ये सारे के सारे डिटेक्ट किए जा सकते हैं इन आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कौन कौन से ऐसे एक्सप्लोजिव हैं जो डिटेक्टेबल है आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, तो PNT, अगर PNT, RDX और HMX होता है तो आपने करेक्ट करना है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, कैफे सिंड्रोम। कैफे सिंड्रोम क्या है, कैफे सिंड्रोम क्या है, जब सॉरी कैफे नहीं कहना चाहिए, कैफीज कह सकते हो आप इसे। ठीक है, क्या है ये, कैफी, यस, कैफी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 99, कैफी सिंड्रोम क्या है, अ कंडीशन वेयर अ बेबी इज बीटन रिपीटेडली बाय पेरेंट्स, द डेथ ऑफ एन infant within 28 days, precipitate labor और dry drowning। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है, तो इसके लिए ये ऑप्शन करेक्ट है। जो कैफी सिंड्रोम है उसमें जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से बुरी तरीके से पिटता है, वो कंडीशन है वेयर द बेबी इज बीटन रिपीटेडली अगेन एंड अगेन बाय देयर पेरेंट्स। तो ये कंडीशन कहलाती है कैफीज सिंड्रोम। क्या कहलाती है, कैफी सिंड्रोम। और ये कैफी सिंड्रोम के बहुत सारे नाम हैं,
ठीक है। कैफी सिंड्रोम के बहुत अलग अलग नाम है, कुछ बहुत फेमस है जैसे कि बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, ये सबसे ज़्यादा फेमस नाम है और हमने भी ये पता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें पेरेंट्स बच्चे को रिपीटेडली मारते हैं या हार्म करते हैं वो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम कहलाता है, उसे कैफी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अलावा कैफी कैंप सिंड्रोम भी कहते हैं। कैफी सेम नाम है, CAFFEYS, कैफीज, कैफीज कैंप सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ दूसरे और नाम जैसे कि बैटर्ड बेबी, बैटर्ड बेबी, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। इसके अलावा मैल ट्रीटमेंट सिंड्रोम, मैल ट्रीटमेंट सिंड्रोम। इसके अलावा पेरेंट इन्फेंट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, पेरेंट इन्फेंट पेरेंट इन्फेंट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये उसके और अलग नाम है जिसमें कंडीशन सेम रहती है, नाम अलग अलग है। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन की बात अगर हम करें, द साइन ऑफ लाइव बर्थ आर, जो लाइव बर्थ के साइन है वो कौन कौन से हैं आपने बताने। तो डायफ्राम एट लेवल ऑफ 7th रिब, ठीक है, जो डायफ्राम है वो 7th रिब पे रहेगी। एब्सोल्यूट वेट ऑफ both lungs is 70 grams, specific gravity of lungs is 1.05 grams, pleura is loose and wrinkled। तो ऐसा कौन सा साइन, ऐसे कौन कौन से साइंस हैं यहाँ पे, आपके कोड्स हैं 1 3 1 2 3 1 2 4 1 and 2 and 1 and 4 2 and 4। तो कौन कौन से ऐसे, डायफ्राम जो है वो आपके 7th लेवल पे रहता है, यस। जो जिंदा बच्चा है उसका डायफ्राम कौन सा है, 7th लेवल पे रहता है, 7th रिब पे ही रहता है जो उसका डायफ्राम है, रिब के नीचे होता है ना, बट लाइव बर्थ का साइन है कि वो डायफ्राम के 7th, डायफ्राम जो है 7th लेवल पे रहता है रिब के। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका एब्सोल्यूट वेट ऑफ बोथ द लंग्स। तो जो एब्सोल्यूट वेट है लंग्स का वो आसपास 35 ग्राम्स रहता है, इसके आसपास रहता है, 35 ग्राम्स रहता है, 70 ग्राम्स नहीं रहता, 35 ग्राम्स रहता है बिफोर रेस्पिरेशन। बच्चा पैदा होने के बाद ही रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है क्योंकि अंदर तो पेट में आपका आई मीन लिक्विड मीडियम होता है ना। तो बिफोर रेस्पिरेशन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बिफोर रेस्पिरेशन 35 ग्राम्स जो लंग्स का एब्सोल्यूट वेट है वो होता है, तो 70 ग्राम्स नहीं होता, ये आप कैंसिल कर दो। नेक्स्ट बात हो रही है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लंग्स। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है लंग्स की, स्पेसिफिक, यस, यहाँ पे बिफोर रेस्पिरेशन बट आफ्टर रेस्पिरेशन 70 ग्राम ही होती है, सॉरी यहाँ पे आफ्टर रेस्पिरेशन 70 ग्राम होती है, तो ये भी आपका करेक्ट है। क्या है, ये भी आपका करेक्ट है कि डायफ्राम 7th रिब पे रहता है और जो वेट रहता है एब्सोल्यूट वेट आफ्टर रेस्पिरेशन 70 ग्राम्स हो जाता है, आफ्टर रेस्पिरेशन। अब लाइव बर्थ है तो वो बच्चा सांस तो लेगा ही ना, ठीक है, आफ्टर रेस्पिरेशन 70 ग्राम्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, आपकी जो लंग्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.94 होती है, 0.94 होती है, तो ये कैंसिल। इसके अलावा जो प्लूरा है वो लूज और रिंकल्ड रहता है, जो प्लूरा है वो क्या रहता है, रिंकल्ड नहीं होता, जो प्लूरा है वो लूज और रिंकल्ड नहीं होता है, ठीक है। कैसा होता है प्लूरा आपका, स्ट्रेच्ड, तो रिंकल्ड नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट एंड सेकंड ही सही है, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक और याद रख लो, बिफोर बर्थ वाले सिचुएशन में, बिफोर बर्थ का अगर पूछ लिया क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आफ्टर बर्थ तो 6th और 7th डायफ्राम पे आ जाता है, बट बिफोर बर्थ, बिफोर रेस्पिरेशन या 4th और 5th रिब पे रहता है डायफ्राम, कहाँ रहता है, 4th और 5th रिब पे रहता है। तो ये 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे पॉज लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम
नेक्स्ट वाले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉज